Okay. Good morning, students. My name is Silpi Bansal, and let's start our business law class today. In today's class, we are going to start a new topic, which is Limited Liability Partnership Act. Okay. तो हमारे 3 यूनिट हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो चुका है। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आपने 12th क्लास की बुक में, एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा कि अभी तक आपने पार्टनरशिप कंपनी के बारे में कुछ आपको आइडिया होगा। आपने अपने आसपास में भी लोगों के बीच में देखा होगा कि किसी की अपनी एक फर्म है, कोई इंडिविजुअल अपनी कोई दुकान चला रहा है, कि कहीं पे 2-3 लोगों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप बना रखी है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, जहां पे पार्टनर्स मतलब अभी तक जो हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है 2008 में ही, बड़ा ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है। पुरानी बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है और हमने ये 2008 में उठाया है। यहाँ पे पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होगी पार्टनर्स की, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे, जो लोग अभी बनाते हैं, और ये नए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये किस तरीके से अलग है उनसे, और ये एक्चुअल में है क्या। ये सारे प्रोविजन है 2008 का जो एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो उसके बारे में हम ये सब पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में, ताकि क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है और अब जब आगे जाके आप कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी स्टार्ट करोगे तो उसमें कैमरा the video is not working. कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट रुको। चलिए तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, कैमरा तो ऑन हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आप लोग कुछ बिजनेस करते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आप उसे इंडिविजुअल करें, हो सकता है आप उसे किसी के साथ मिलके करें, तो वहां पे आप जो है पार्टनरशिप में आ जाएंगे अगर आप किसी और के साथ मिलके करते हैं। तो चाहे तो आप उसे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कर सकते हो। तो वो पार्टनरशिप में क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या आपको लीगल रेमेडीज मिलती हैं, ठीक है, आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, आपके राइट्स क्या होंगे, ये सब आपको पता लगेगा इस एक्ट में। तो इसको ध्यान से सुनना आप, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, इट कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म, देखो आप लोग सपोज मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ, उसका क्या रीजन हो सकता है। अगर आपकी आवाज में नहीं है फिर अभी तो शायद कैमरा चल रहा है, नहीं यहाँ से तो बंद पड़ा है मेरा आपका, सर मेरे को भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से नहीं आ रहा, और एक आपके यहाँ से नेट की प्रॉब्लम है मैम, एक आपके यहाँ से नेट की प्रॉब्लम भी होती है, और कैमरा ऑफ दिखा रहा है। मैं आपको जो स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, हाँ मैं आपको भेज दूँगा, अभी ऑन है सर, मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, मैंने एक बार चेक कर लो।
सर आपने भी कॉल किया था, मैं इस नंबर पे कॉल करती हूँ सर, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे। हेलो सर, मैंने यहाँ से कैमरा ऑन किया हुआ है अपना। ओके ओके, मैं देखती हूँ। अच्छा, चलिए सर, मैं वो भी देखती हूँ फिर। सर एक बार आप देखो, क्योंकि मैंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। एक बार आप वीडियो कॉल ऑन करो, मैं दिखाती हूँ आपको। मैम यहाँ से तो फिलहाल आपको 11 चलो आप करो, मैं आंसर भी करो आपका। सर अब पता नहीं क्या हो रहा है फिर। मैं आपको अपनी स्क्रीन, यहाँ से भी कैमरा देखो, आप चेक करो। हाँ, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा, कैमरा वो है, ये देखो तो सर, मेरे यहाँ सिस्टम में भी देखो, ये देखो यहाँ पे ये आ जाता है, ये भी ऑन है। ये देखो यहाँ पे आप ये आइकन देख लो सर। तो कोई मैडम कुछ एरर वगैरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ से देखो आप दिखा रहा आपका। तो इसके लिए सर मैं आनंद जी से बात करता हूँ, आप क्लास स्टार्ट करो मैम। ठीक है सर, ठीक है, तो अब ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ सर। हाँ आप स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, तो हम थे पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी अगर आप सपोज आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हो, तो नॉर्मली कोई भी अगर बंदा, कोई भी इंसान स्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस, तो वो पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोचेगा या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सोचता है। एक कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में एक नॉर्मल इंसान नहीं सोचता, और उसका क्या रीजन है? क्योंकि अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, रजिस्टर करते हो, कंपनी से स्टार्ट करते हो, तो उसमें लीगल वर्क, पेपर वर्क बहुत सारा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एक जो बिजनेसमैन है वो इन सब पेपर वर्क से बचता है और ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ ही इंक्लाइन रहता है। तो यहाँ पे ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें दोनों के एडवांटेजेस हैं, कंपनी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म के भी एडवांटेजेस हैं। अब देखिए, पुरानी जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स होती थी उनके क्या क्या कमियां थी, जिसको ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हटा के
उन चीजों को हटा देता है, उन ड्रॉबैक्स को हटा देता है और उनके जो एडवांटेजेस थे पुरानी पार्टनरशिप फर्म के, उनको एक्वायर करता है। मतलब कमियों को निकाल के जो अच्छी चीजें हैं उसको इसने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे एलएलपी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, उसने अपनाया है। तो क्या क्या कमियां हैं जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में थी और अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं है। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म, जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड थी, सॉरी अनलिमिटेड थी। मतलब अगर कभी भी पार्टनरशिप में कोई नुकसान होता है या किसी क्रेडिटर को आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको, मतलब उसके पार्टनर्स को, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेस पे उसका निपटारा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म में हूं, मैंने किसी क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए, या दो लोगों की पार्टनरशिप है, एक पर्सन क्या करा, उसने वो पैसा, बहुत सारा जो प्रॉफिट था, ये सारा कुछ एसेट्स लेकर भाग गया, बहुत सारे क्रेडिटर्स का पैसा लेकर भाग गया पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। तो अब जो है उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी की सारी लायबिलिटी एक रिमेनिंग पार्टनर के ऊपर आ जाएगी। मुझे अपना घर बेच के, अपनी प्रॉपर्टी, अपना ज्वेलरी बेच के उसे चुकाना पड़ेगा। तो ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया उतनी नहीं है, मेरे को अपना घर, मेरे को अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के भी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एज दिस नेम सजेस्ट, यहाँ पे पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी है। जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया है, जितना मैं चाहती हूँ, मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का केस होगा जब मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अदरवाइज लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड इन द एलएलपी कॉन्सेप्ट। सेकंड वाज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, अगर एक पार्टनर कोई फ्रॉड करता है या कुछ धोखाधड़ी करता है या कुछ भी गलत करता है, तो उसका, उसकी उसकी लायबिलिटीज, उसका जो भरपाई है वो बाकी पार्टनर्स को करनी पड़ती है। मतलब म्यूचुअली उसमें एक को प्रॉफिट है, वो सबको प्रॉफिट है, एक का जो नुकसान है वो सबका नुकसान है। मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। अगर एक फ्रॉड करेगा तो उसका उसका भरपाना हर किसी को करना पड़ेगा, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को करना पड़ेगा। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैंने जैसा बताया, लायबिलिटी है लिमिटेड। मतलब अगर आपको कोई एक पार्टनर कुछ फ्रॉड करता है तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार है, आपके ऊपर उस चीज की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल एजेंसी की जो प्रॉब्लम पार्टनरशिप में थी, वो यहाँ पर एलएलपी में नहीं है। और एंड लास्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। देखिए, पार्टनरशिप में अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई नया पार्टनर एडमिट करता है, या एक पुराना पार्टनर उसने कहा कि नहीं मुझे छोड़ना है, वो छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी वहीं पे। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर उन्हें फिर से कंटिन्यू करना है तो दोबारा से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, एक पार्टनर नया ज्वाइन करना चाहता है, या एक पार्टनर को निकाल दिया जाता है, कुछ भी केस हो, मतलब इसके पार्टनर से इसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में पार्टनर्स के किसी भी एक्ट से उनकी पार्टनरशिप की लाइफ पे फर्क पड़ता था। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में, वो यहाँ पे एलएलपी में आके खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या क्या ड्रॉबैक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंपनी में ये होती है कि बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंस है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क है। आपको हर टाइम पर कहीं कभी एमसीए को ये सबमिट करना है, गवर्नमेंट को ये सबमिट करना है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को ये सबमिट करना है, बैंक को ये सबमिट करना है, बहुत सारा लीगल पेपर वर्क रहता था। लेकिन कंपनी के बाकी एडवांटेजेस यहाँ पर आ गए, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर आ चुका है पार्टनरशिप में, और ये जो ड्रॉबैक था कंपनी का, ये एलएलपी में हट चुका है। मतलब इतने ज्यादा लीगल कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, फिर भी उसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, पीपल हैव चॉइस टू फॉर्म पार्टनरशिप इधर अंडर। अब देखो, मेरे पास ही चॉइस है, ऐसा नहीं कि एलएलपी का कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं पुराने तरीके से पार्टनरशिप नहीं कर सकती। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अगर मैं चाहती हूँ तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में के हिसाब से भी कर सकती हूँ, जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, या फिर इस नए कॉन्सेप्ट को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई करके एलएलपी में भी पार्टनरशिप बना सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। ये जो एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, इसमें देयर आर 14 चैप्टर्स। जो पूरा एक्ट है 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ सेक्शंस हैं। तो इन टोटलिटी देयर आर 14 चैप्टर्स, इन टोटलिटी देयर आर 81 सेक्शंस इन ऑल द 14 चैप्टर्स। और उसके बाद में 14 चैप्टर्स के बाद में 4 शेड्यूल्स भी हैं, जिसमें और कुछ डिटेल्स में दे रखी है चीजें। तो ये पूरा जो एक्ट है इस तरीके से वो डिवाइडेड है। और इसके अलावा जो शेड्यूल्स के बाद जो चीजें आती हैं, वो रूल्स, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहती हैं। ठीक है, तो एक्ट हैज बीन अमेंडेड। ये 2 बार देखो अमेंड हो चुके हैं, 2016 में भी अमेंड हुआ है, 2021 में भी बहुत रिसेंटली अभी अमेंड हुआ है। ठीक है, अक्टूबर में। और एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2008। तो एलएलपी का मतलब क्या है? हर एक पार्टनरशिप जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं एलएलपी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से मैं दोबारा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, कैमरा ऑन हो जाए तो। ओके, चलिए फिर से रुक गया है। चलिए, तो फीचर्स ऑफ एलएलपी।
इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप जो आपने बनाई है, मतलब लेट्स से देयर आर 5 पार्टनर, 5 लोगों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है, तो उसका फर्स्ट फीचर है कि जो पार्टनरशिप फर्म आपने बनाई है, लेट्स से 5 लोगों ने मिलकर लिम्का एलएलपी बना दी। लिम्का एलएलपी इज द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जो लिम्का एलएलपी है उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिलेगा, उसे आइडेंटिटी मिल गई है बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एक अलग आइडेंटिटी उसको मिल चुकी है पार्टनरशिप को। सो पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स, तो एक अलग आइडेंटिटी जिसमें भी मिल जाती है। जैसे कि हमने सोल ट्रेडरशिप में पढ़ा है, सोल ट्रेडर और पार्टनर को अलग अलग आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा, दोनों सेम है। वैसे ही पार्टनरशिप में फर्म में जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है, फर्म और उसके पार्टनर दोनों एक ही, आप उसको एक ही आइडेंटिटी मानते हो, अलग अलग नहीं मानते हो। लेकिन कंपनी के केस में और एलएलपी के केस में पार्टनर्स अलग हैं, और उसके बाद जो उनकी पार्टनरशिप फर्म बनी है उसको एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक अलग बॉडी मिल चुकी है, अलग कॉर्पोरेट इमेज मिल चुकी है, और वो जो फर्म है वो अपने नाम पे बिजनेस करेगी, अपने नाम पे एसेट्स और ये सब खरीदती है। ठीक है, सो एवरी रजिस्टर्ड एलएलपी शैल बी असाइंड एन एलएलपी आईडी नंबर। तो हर एक पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपी को, एक आईडी नंबर मिलेगा। तो उसका मतलब है कि ये अलग एक आइडेंटिटी बन चुकी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है। और इसी के साथ में एक और नया फीचर आ जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ की नजरों में जो आपको एक आइडेंटिटी मिली है फर्म को, वो आइडेंटिटी का मतलब है नाउ यू विल बी ट्रीटेड डिफरेंट फ्रॉम योर पार्टनर्स। मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी फर्म कुछ और कर रही है, तो मतलब दोनों की आइडेंटिटी अलग है। अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो फर्म को सजा मिलेगी। ठीक है, फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब आप कोई भी फर्म की कोई भी एसेट्स हैं तो आप फर्म के नाम पे खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर मैं खरीदने जा रही हूँ, मैं एक फर्म की एलएलपी की पार्टनर हूँ तो मैं अपने नाम पे खरीदूंगी, नहीं, मैं उसे सीधा फर्म के नाम पे खरीदूंगी। मैं अगर बैंक में अकाउंट खुलवाती हूँ तो फर्म के नाम पे अकाउंट खुलवा सकती हूँ। फर्म के नाम पे एसेट्स खरीदी जा सकते हैं, लायबिलिटीज खरीदी जा सकती हैं, उनको लिया जा सकता है। ठीक है, सो सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म की आइडेंटिटी और उसके पार्टनर्स की आइडेंटिटी। मतलब अगर मैं बोलूं कि 5 लोगों ने मिलकर बनाई है और एक फर्म बनाई है, तो मतलब टोटल हो गए 6 लोग, समझ गए? क्योंकि फर्म की एक अलग आइडेंटिटी है, क्योंकि इसे बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, all the assets and liabilities of the firm are the assets and liabilities of LLP and not its owners। ये ओनर के एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं है, ये सिर्फ एलएलपी की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। सो ऑल द पेमेंट्स, परचेजेस, ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंसेस आर कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ एलएलपी। समझ गए? तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जो आपने पार्टनरशिप अभी एलएलपी बनाई है, उसे लॉ एक अलग से पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि फर्म किसी और के ऊपर केस कर सकती है, कोई और फर्म के ऊपर केस कर सकता है। मतलब एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं, लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो दिख रहा है, वो सांस ले रहा है, वो चलता है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब यही है कि कोई भी उसके ऊपर केस कर सकता है, फर्म के ऊपर, और फर्म किसी और के ऊपर भी केस कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई एसेट खरीदने में किसी दूसरी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है तो फर्म उस कंपनी के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, ना कि मुझे एज अ इंडिविजुअल पार्टनर मैं उस कंपनी के ऊपर केस करूं, मेरा नाम नहीं आएगा, कंपनी का नाम, मेरी एलएलपी का नाम आएगा। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन। अब देखो, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ द फर्म, एनी चेंजेस इन इट्स पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। ट्रेडिशनल अगर पार्टनरशिप की बात करें, अगर उसमें कोई डेथ होती है, किसी पार्टनर की एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, रेजिग्नेशन होता है, तो वहीं पे वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। बट इन केस ऑफ एलएलपी बिकॉज the identity of the firm is different from its owners, from its partners, so any activity of the partner, be it the admission, resignation, retirement or the death, it is not going to affect the existence of the partnership firm. ठीक है, because partnership firm is a new legal person, artificial legal person having a separate legal identity। समझ गए? तो यहाँ पे अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, कोई एडमिट होना चाहता है, कोई छोड़ के जाना चाहता है, कुछ भी हो जाए, वो फर्म चलती रहेगी, वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है, अगर आप उसकी लाइफ को एंड करना चाहते हो तो उसका एक लीगल प्रोसेस है, लीगली उसका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करवा दोगे रजिस्ट्रार के पास जाके, तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन पार्टनर्स की किसी एक्टिविटी की वजह से उसकी लाइफ खत्म होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इट मे हैव अ कॉमन सील। जैसे कि हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े होंगे 11th-12th में आप लोगों ने, तो वैसे ही यही फीचर आपको एलएलपी में भी मिल जाएगा। अगर एलएलपी चाहे, मतलब ये ऑप्शन है उसके पास, एलएलपी के पास, तो उनकी एक कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब एक कॉमन स्टैंप। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, नाम में ही ये पता लग जाता है कि यहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है लिमिटेड है, बट इन केस ऑफ फ्रॉड ओनली देयर लायबिलिटी शेल बी अनलिमिटेड। फ्रॉड के केस में भैया तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन अगर फ्रॉड नहीं है तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, जितना वो चाहते हैं, जितना उन्होंने एलएलपी अग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट इज नो म्यूचुअल एजेंसी। मैंने ये भी बताया था आपको, यहाँ पे अगर एक पर्सन एक पार्टनर कुछ फ्रॉड करता है, कुछ गलत करता है, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पे एक पर्सन के एक्ट की वजह से बाकी सारे रिमेनिंग पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं। बट यहाँ पे the act of one person does not affect the liability of other partners। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है बहुत बड़ा एलएलपी का। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर कुछ गलत करता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ ईच पार्टनर। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी कौन स्टार्ट कर सकता है, कितने लोग के साथ? देखिए, कम से कम 2 लोग यहाँ पे होने चाहिए। अगर एक ही लोग है, एक ही पर्सन है, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप का मतलब है एटलीस्ट 2 पीपल। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर एक नया कॉन्सेप्ट है एलएलपी में, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होता था। यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आप एक एलएलपी बनाते हो तो उसमें से पार्टनर्स में से कम 2 पार्टनर्स को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का पोस्ट दोगे, मतलब उसका नाम दोगे। अब यहाँ पे देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। टोटल पार्टनर्स में से अगर हमने 2 ही लोगों से स्टार्ट किया है तो उसमें से 2 के दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। 5 लोगों में स्टार्ट किया है तब भी कम से कम 2 होंगे, ज्यादा आप रख सकते हो। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ेंगे, सॉरी संडे को जो हमारी क्लास है उसमें। बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे लीगल कंप्लायंस में। अगर कोई भी लीगल वर्क कंप्लीट नहीं होता, ठीक से नहीं होता, तो कंपनी या फिर गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी, सबसे पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को पकड़ेगी। और डिटेल में हम इसे परसों पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ यही कि यहाँ पे कम से कम 2 जो पार्टनर्स हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का उनको नाम मिलेगा, और उन दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक कम से कम रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यहाँ का निवासी होना चाहिए। अब देखिए, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब, इसकी डेफिनेशन हमें इनकम टैक्स एक्ट में मिलती है। इसका मतलब है जो कम से कम पिछले साल में 182 दिन, मतलब 365 दिन का साल होता है ना, उसका आधा आप करो, कम से कम आधे से ज्यादा टाइम वो इंडिया में रहा हो, वो उसका रेजिडेंट हो जाएगा इंडिया का। समझ में आ गया? तो ये है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये जो कॉन्सेप्ट है एलएलपी में ही है, ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में आपको नहीं मिलेगा। The function or the main purpose of LLP is to earn profit only. It is not formed for charitable purposes. ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि LLP is formed only for business purpose, जिसमें आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करना है। LLP का सिर्फ एक ही मोटिव है, बिजनेस करना। किसी और मोटिव की वजह से आप LLP नहीं खोल सकते। देखो, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होते हैं, ठीक है, तो वो सब अगर आपका पर्पस है चैरिटी और सोशल वेलफेयर, तो उसके लिए एलएलपी नहीं है। एलएलपी बनाकर आप उसका पर्पस चैरिटेबल, उसके लिए फंक्शंस के लिए नहीं खोल सकते एलएलपी। एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, एंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन बाय पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड, ये देखो मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। लीगल और पेपर वर्क प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंड एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड एंड सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ये चीज थी कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था कि आपको अकाउंट्स बना के रजिस्ट्रार को सबमिट करने, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू मेंटेन एनुअल अकाउंट एंड यू हैव टू सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार। हर साल आपको अकाउंट बनाने, हर साल उनको सबमिट करना है। ठीक है। फीचर्स ऑफ एलएलपी में नेक्स्ट है एलएलपी अग्रीमेंट। अब देखिए, ये अग्रीमेंट एलएलपी अग्रीमेंट, देखो अगर आप पार्टनरशिप भी करते हो तो आप सपोज 5 लोग अगर पार्टनरशिप करते हो तो 5 के बीच में क्या अग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, किसका क्या रिस्क है, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या किसकी ड्यूटीज होंगी, राइट्स होंगी, ये सब कुछ आप अग्रीमेंट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो ना। तो वैसे ही एलएलपी में भी जो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होगा उसको बोलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट। सो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसके क्या राइट्स होंगे, म्यूचुअली क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, सब कुछ जो गिवन होगा, जो भी अग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, सब आपको मेंशन करना है एलएलपी अग्रीमेंट में। ठीक है। दे विल बी गवर्न्ड by the provisions of LLP Act if some matters are not included in the agreement। अगर देखो, अगर आपने 12th क्लास में अकाउंट्स के बुक के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें ये होता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आप क्या करते हो, उसे इक्वली डिवाइड करते हो, है ना। क्यों इक्वली डिवाइड क्यों करते हो? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अगर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आप उसे इक्वल लेकर चलते हो पार्टनर्स के बीच में। तो वैसा ही है यहाँ पर भी, आप नॉर्मली जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अग्रीमेंट होगा कि क्या क्या, किसका क्या होगा, किसका क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द एलएलपी अग्रीमेंट। और अगर कोई पॉइंट उसमें स्किप हो जाता है तो फिर आपके
प्रोविजन लगेंगे एलएलपी एक्ट में, जो भी प्रोविजंस हैं, अगर कुछ मिसिंग है। अगर जो आपको मेंशन करना है तो इसमें कर दो एग्रीमेंट में, और अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ मिसिंग है तो वो उसके लिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस में से। तो ठीक है, सो इफ सम मैटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अग्रीमेंट देन दोज मैटर्स विल बी गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट। कन्वर्जन, अब देखो एलएलपी को क्या आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या किसी और फॉर्म की बॉडी कॉर्पोरेट को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। Now see the point. A partnership firm here means traditional partnership firm. A private company and an unlisted public company can be converted into LLP. अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना मतलब आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो लिस्टेड है वो सीधा बंदी होगी, ठीक है। तो मतलब लिस्टेड को पहले आप अनलिस्टेड में करते हो और उसके बाद एलएलपी में हो सकते हो कन्वर्ट, सीधा लिस्टेड से एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो मतलब फर्म को, किसी भी कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, और एलएलपी को भी कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है। वाइंडिंग अप, अब ये बंद किस तरीके से होता है? इट कैन बी आइदर वॉलंटरी, मतलब अगर पार्टनर्स ही चाहते हैं इसे बंद करना तो वो लीगल कंप्लायंस जो मैंने आपको बताया था, लीगली जो भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करो, बोलो कि हमें वाइंड अप करना है, और वो रजिस्ट्रार उसे अनरजिस्टर कर देगा उस नाम को, और वो वाइंड अप हो जाएगी। या फिर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो तो यहाँ पे लगेगा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016, या फिर आपके ऊपर किसी ने केस किया है और आपका केस चल रहा है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और उसके ऑर्डर के बाद हो सकता है कि आपका एलएलपी बंद हो जाए, मतलब जो भी एनसीएलटी ऑर्डर देगा। तो 3 तरीके से बंद हो सकती है, इधर वॉलंटरली बाय द पार्टनर्स और अकॉर्डिंग टू द आईबीसी कोड इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, या फिर बाय द ऑर्डर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल नोन एज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई केस होता है आपके ऊपर एलएलपी के ऊपर, तो कहाँ पे आप जाओगे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आपको यहाँ पे जाके उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, अब देखो कंपनी एक्ट, क्योंकि जो एलएलपी है इसके बहुत सारे फीचर कंपनी से मिलते हैं, तो बहुत सारे चीजें हैं जो कंपनी एक्ट के यहाँ पे लागू हो सकती हैं, और वो लागू किस तरीके से होंगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई एनी प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 to LLPs by notification official gazette or as it is or with some exceptions, modifications और adaptation। तो किसी भी कंपनी एक्ट के प्रोविजन को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी पर इम्प्लीमेंट कर सकती है, ऐसा का ऐसा ही उस प्रोविजन को, या फिर इसमें कुछ चेंज करके नया डाल के, या फिर कुछ हटा के, मतलब किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहे कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को एलएलपी के ऊपर लगा सकती है, ठीक है। बस उसे नोटिफिकेशन एक जारी करना पड़ेगा ऑफिशियल गazette में। नाउ टैक्सेशन, देखो टैक्स्ड ऑन द सेम फुटिंग एज पार्टनरशिप, तो जिस तरीके से पार्टनरशिप में इसका टैक्सेशन होता था वैसे ही एलएलपी में भी टैक्सेशन होगा। दैट मींस नो प्रोविजंस आर गिवन ऑन द टैक्सेशन टॉपिक इन द एक्ट में टैक्सेशन को लेके कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट आप 1961 पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उसके प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पूरी की पूरी जो भी आपकी इनकम है से 5 हेड में डिवाइड करते हो, बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस इनकम में जो भी आपकी इनकम होगी, तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट में जो भी प्रोविजन लिखे उसके अकॉर्डिंग आपकी एलएलपी की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। और यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैट का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, मतलब या फिर एएमटी जिसको बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑल्सो एप्लीकेबल। अब ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एएमटी होता क्या, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखो इनकम, देखो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे मैं कंपनीज का एग्जांपल दूंगी जो अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखा रही हैं, वो डिविडेंड भी दे रही है, इतना सारा प्रॉफिट है उनका, लेकिन जब वो इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, तो इसमें बहुत सारे जो है ना ऐसे प्रोविजंस हैं, या फिर जिसको डिडक्शंस वगैरह का बेनिफिट लेके वो इस तरीके से अपनी इनकम दिखा देती है, मतलब लॉ की हेल्प से ही लीगली वो अपनी इनकम इतना दिखाती हैं कि उनकी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं। मतलब वो कमा रही है बहुत सारा प्रॉफिट, वो दे रहे हैं डिविडेंड, इनकम कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट के जो भी डिडक्शंस के बेनिफिट लेके, वो लॉ के जो भी लूप होल्स हैं उनका बेनिफिट लेके वो अपनी इनकम इतनी कम दिखा रहे हैं कि उसमें टैक्सेबल इनकम इनको जीरो जाते हैं। मतलब इनको बोलते हैं जीरो टैक्स कंपनी, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रही है बट फिर भी टैक्स कुछ नहीं पे कर रही। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एएमटी कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इसमें आप यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, आप जो भी बुक प्रॉफिट है, मतलब जो भी आप कैलकुलेट करके प्रॉफिट दिखा रहे हो ना बुक प्रॉफिट, उसके बेसिस पे आप कुछ 15% या 20% रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उस रेट से उस बुक प्रॉफिट पे आप टैक्स दे देते हो। मतलब यहाँ पे आप डिडक्शंस और ये सब का बेनिफिट उठा ही नहीं पाते हो, जिसके बेसिस पे आप डिविडेंड दे रहे हो उस बेसिस पे ही, उस इनकम पे ही आप टैक्स दे दो। तो वो होता है एएमटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि कंपनी जो है इनकम टैक्स एक्ट के डिडक्शंस का बेनिफिट ना उठा पाए। समझ गए? तो यहाँ एलएलपी के केस में भी एएमटी का कॉन्सेप्ट लागू होगा। अगर एलएलपी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और उसके बाद भी टैक्स पे नहीं कर रही,
इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को दिखा कर कि भैया हमारा तो इतना बनता ही नहीं है, इतनी ये डिडक्शन वो डिडक्शन, तो उसका फायदा उठा के वो नहीं दे रही टैक्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अरे भैया तुम इनकम कमा रहे हो ना, इनकम तो दिखा रहे हो ना बुक प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स दे दो 15%, सिंपल, इनकम टैक्स एक्ट लगाओ ही नहीं। ठीक है, तो ये है EMT कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए, E-filing of documents. All documents are to be submitted online on mca.gov.in website. MCA यहाँ पे इसका MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे LLP के या कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी सबकी E-फाइलिंग होती है। आपको किसी ऑफिस में पर्सनली जाके वो सबमिट नहीं करना, सब कुछ अब E-फाइलिंग का प्रोविजन है गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, एंड दीज आर ऑथेंटिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। तो आप अपना डिजिटल सिग्नेचर डालो और पता लग जाएगा कि आप ही ने भेजा है, तो ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा, फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और घर बैठे बैठे और या ऑफिस बैठे बैठे ही आपका गवर्नमेंट ऑफिस में बिना विजिट किए ही आपका सारा काम हो जाएगा। फॉरेन LLP, सी पार्टनरशिप फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया आर नोन एज फॉरेन LLPs। तो बाहर बनी है, बाहर रजिस्टर हुई है इंडिया से, तो उनको फॉरेन LLP बोलते हैं। लेकिन हम उन्हें यहाँ पे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इन इंडिया, सो देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इज इंडिया। तो रजिस्टर्ड बाहर है, यहाँ आके काम कर रही है, तो वो होती है फॉरेन LLPs। सो फॉरेन LLP कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर ऑफ एन इंडियन LLP। जैसे 5 मेंबर हैं, 5 में से जो 5वां मेंबर है वो कोई और फॉरेन LLP है, तो इस तरीके से भी एक LLP फॉर्म हो सकती है। ठीक है, मतलब एक पार्टनर एक कंपनी भी हो सकती है, एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। सो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड इंस्पेक्टर फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो अगर LLP में कोई फ्रॉड होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर LLP फ्रॉड्स। ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर अलाउड इन केस ऑफ LLP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड बट ऑटोमेटिक रूट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अगर कुछ LLP की कुछ कंडीशन को फुलफिल करती है तो हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट LLP में भी हो सकती है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो LLP का कॉन्सेप्ट है वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन LLP and traditional partnership firm. तो क्या क्या डिफरेंस हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में और LLP में? क्योंकि इसका नाम तो पार्टनरशिप ही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल से किस तरीके से अलग है? पहली चीज, जो दोनों को रेगुलेट करते हैं वो एक्ट ही दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये जो पार्टनरशिप एक्ट का जो एक्ट है, देखो कितना पुराना है, 1932, इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है। ठीक है, और ये जो एक्ट बना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सॉरी यहाँ पे पार्टनरशिप भी आएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018, काफी रीसेंट फिनोमिना है, आज की जरूरतों को देखकर उनको मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट बना है। ठीक है, तो नॉर्मली पीपल विल मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स LLP एक्ट 2008, क्योंकि ये आज के टाइम की जरूरतों को देखकर बना है। बॉडी कॉर्पोरेट, देखो एक अलग स्टेटस इसको मिलता है कि नहीं मिलता है, LLP को मिलता है यस, बट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म नो। तो अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस नहीं मिलेगा तो सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होगी? तो फर्स्ट केस पार्टनरशिप फॉर्म में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इन LLP yes, the firm is a separate entity from its partner. Creation, partnership firm is created between the partners by an agreement and LLP is created by a legal process called incorporation या फिर registration, किसी भी नाम से इसे जान सकते हैं। तो आप जब इसको रजिस्टर कराओगे तो LLP फॉर्म होगी, बट पार्टनरशिप आप ऐसे ही करा सकते थे, रजिस्टर करवानी है करवाओ, नहीं करवानी मत करवाओ। ठीक है, नाउ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी, इन केस ऑफ LLP इट इज मैंडेटरी। परपीचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है, किसी की डेथ हो गई, पार्टनर की इंसेन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, किसी भी चीज से पार्टनरशिप अफेक्ट हो जाती है उसकी एग्जिस्टेंस। बट इन केस ऑफ LLP मेंबर्स में गो व्हेन कम बट इट्स एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज फॉरएवर। ठीक है, ये हम डिटेल में कर चुके हैं। नेम, पार्टनरशिप फर्म अगर आपने खोल लिया, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे कोई नाम के पीछे कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम से पहले लगता है, सफिक्स क्या होता है, जो नाम के बाद लगता है। जैसे हम किसी के नाम से पहले मिस्टर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, श्री, ठीक है, ये सब लगाते हैं, तो ये प्रीफिक्स हैं। और सफिक्स क्या हो गया, किसी का हम सरनेम लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ और भी लगा रहे हैं, जैसे कंपनी का नाम है तो उसके पीछे लिमिटेड लगता है तो वो उसके सफिक्स हो गए। तो LLP नेम शुड बी सफिक्स्ड बाय LLP या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अगर आप LLP में अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो आपकी जो कंपनी, आपकी जो LLP का नाम होगा उसके पीछे LLP या शॉर्ट मतलब एक्रोनिम LLP होगा या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए, मैंडेटरी है।
मतलब अगर मैंने लिम्का पार्टनरशिप खोली है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिम्का एलएलपी या फिर लिम्का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मेरी फर्म का नाम होगा, ठीक है, और ये मैंडेटरी है, मैं इसे स्किप नहीं कर सकती। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप, देखो दोनों में कम मिनिमम तो सेम ही है 2 और 2, लेकिन मैक्सिमम के केस में डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, मतलब एलएलपी एक्ट में गिवन ही नहीं है, मेंशनड ही नहीं है, तो मतलब आप कितने भी मेंबर्स ले सकते हो, ठीक है। लायबिलिटी ये सबसे जरूरी है, main point of difference is this only, limited liability. In case of partnership firm, the liability is unlimited. In case of LLP, the liability is limited. But in case of fraud, willful fraud, अगर आप अपनी मर्जी से फ्रॉड कर रहा है कोई पार्टनर, तो उस केस में जो है लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी, द फर्म एंड अदर पार्टनर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एनी पार्टनर। अगर एक पार्टनर कुछ गलत करते हैं तो पूरी फर्म, उसके बचे रिमेनिंग पार्टनर सबके सब उसके लिए रिस्पांसिबल होंगे। Only LLP will be responsible for the acts of any of its partner and not other partners. LLP के केस में किसी एक पार्टनर अगर कुछ करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि दूसरे पार्टनर्स। तो म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, बट इन केस ऑफ LLP देयर शुड बी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड आउट ऑफ देम 1 शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हम कर चुके हैं। कॉमन सील, पार्टनरशिप फर्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एलएलपी में हो भी सकती है, नहीं भी, ये पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करता है। लीगल कंप्लायंसेस, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द एक्ट। यहाँ पे हर कोई पार्टनर रिस्पांसिबल होता है, बट इन केस ऑफ एलएलपी ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। And last 3-4 differences are annual filing of documents, not required to file any annual document with the registrar or firm. तो पार्टनरशिप फर्म में आपको एनुअल अकाउंट की कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती थी रजिस्ट्रार को, बट इन केस ऑफ एलएलपी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपकी एनुअल स्टेटमेंट जाएंगी, आप कितने सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंसी का मतलब होता है योर कैपेसिटी टू पे ऑफ योर डेट, आपके अपने उधार चुकाने की कैपेसिटी है कि नहीं, तो आप सॉल्वेंट हो, नहीं तो आप इंसॉल्वेंट। अगर आप अपने उधार नहीं चुका सकते, आप अपने खर्चे नहीं उठा सकते, तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। एंड एनुअल रिटर्न, अपनी एनुअल रिटर्न भरोगे और अपना एनुअल स्टेटमेंट दिखाओगे, कितना आपकी इनकम है, कितने खर्चे हैं, कितना आपने आईटीआर भरा है, आप कितने सॉल्वेंट हो, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, कितने आपके डेट्स हैं, और आपके पास कितनी एसेट्स हैं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट हर साल एलएलपी को सबमिट करनी है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स एंड पार्टनर्स, देखो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन सिटीजन कैन नॉट बिकम इट्स पार्टनर, बट इन केस ऑफ एलएलपी यस, दे आर अलाउड टू बिकम पार्टनर्स ऑफ एन इंडियन एलएलपी। माइनर इज पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड विद द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो एक माइनर को भी आप पार्टनर बना सकते हो पार्टनरशिप फर्म में, अगर सब पार्टनर चाहें तो, बट इन केस ऑफ एलएलपी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है माइनर को लेकर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो कौन है जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसे रिजॉल्व कौन करेगा, केस कहाँ पे होगा, डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और एलएलपी के केस में केस कहाँ जाएगा, एलएलपी से रिलेटेड कोई भी केस एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब देखो ये है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या, कंपनी की लायबिलिटी तो लिमिटेड ही होती है, तो नॉर्मली यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप and company. Okay, give me a second. चलिए, so we were doing the distinctions between company and a partnership LLP.
Yes, LLP and LLC, limited liability company, limited liability partnership. So the first point is regulating act. कंपनीज को जो रेगुलेट करता है उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013 में, और इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 भी था, उसमें उन सब के प्रोविजंस हैं। एलएलपी एक्ट के जो प्रोविजन है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में है। उसके एक्ट के अकॉर्डिंग इसके सारे पेनल्टीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज सब कुछ है। मेंबर्स हु इन्वेस्ट आर नोन एज, देखो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनको आप शेयर होल्डर्स बोलते हो, जिसमें पैसा लगाते हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप उन्हें पार्टनर्स बोलते हो जो पैसा लगाते हैं। ठीक है। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अब ये गवर्नेंस अंदर का काम किस तरीके से होगा कंपनी में, कब मीटिंग्स होंगी, कब नहीं होंगी, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने नहीं होंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, उनका और मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस होगा, सब कुछ जो है उसके लिए कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। सो इंटरनल गवर्नेंस भी किस तरीके से, अंदर का काम भी किस तरीके से होगा, ये भी सारा कंपनीज एक्ट में लिखा है। सो दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द कंपनी एक्ट। बट इन केस ऑफ एलएलपी, जो उनका एग्रीमेंट हुआ है, मतलब पार्टनर से डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नेंस अंदर की किस तरीके से होगी। सर अभी क्या लाइव है क्या क्लास?
चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लायबिलिटी नहीं लायबिलिटी तो नहीं, हाँ, तो members of a company are known as shareholders, whereas the investors in LLP are known as partners. ठीक है। इंटरनल गवर्नेंस कंपनी में कंपनी एक्ट डिसाइड करता है किस तरीके से रेगुलेशन होगा, मतलब डायरेक्टर्स कितने होंगे, उनकी मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, मीटिंग से क्या क्या कोरम होना चाहिए, कितने लोग प्रेजेंस होंगे, उसका एजेंडा भी गवर्नमेंट के पास पहले चला जाना चाहिए। तो एवरीथिंग रिगार्डिंग द इंटरनल गवर्नेंस इज रेगुलेटेड, controlled by the Companies Act. But in case of LLP, internal governance is the topic decided to be decided mutually by the partner. तो जो ऐसा उनका अग्रीमेंट होगा, LLP का जो पार्टनर्स उनके बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं LLP अग्रीमेंट, तो उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होंगी। ठीक है। हेलो सर, मेरे को पता करना था मैं लाइव हूँ कि नहीं, अभी मुझे पता नहीं है, बीच में कनेक्शन टूट गया था। ओके ठीक है सर, ठीक है। हाँ मैं देख रही हूँ सर, अब मेरे को दिख रहा है। ठीक है सर। हाँ जी, तो यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस हो गया, उसके बाद नाम, कंपनी के नाम में अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो आप पीछे जरूर ऐड करते हैं प्राइवेट लिमिटेड। सो सफिक्स विल बी एडेड एज प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू विल हैव टू ऐड लिमिटेड एज सफिक्स, मतलब कंपनी के नाम के बाद आपका लिमिटेड जरूर होगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आता है क्योंकि एक पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जिनके शेयर्स अभी तक उन्होंने मार्केट में फ्लोट नहीं किए उन्हें बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। तो जैसे पेटीएम था, पेटीएम की आईपीओ से पहले आप प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम पे 197 आई थिंक उसका नाम है, तो प्राइवेट लिमिटेड लगाता था वो, लेकिन अब उसका आईपीओ पब्लिक हो चुका है, लोगों ने उसके शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अब वो अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाएगा। ठीक है। बट इन केस ऑफ LLP यू हैव टू ऐड LLP, या फिर इसका ये जो एक्रोनिम है LLP शॉर्ट में, या फिर फुल फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपको लगाना मैंडेटरी है। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और मैक्सिमम 200 नंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोगों से लाभ स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी, और मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं, मतलब 1000, 2000, लाख, करोड़, इतने कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। बट इन केस ऑफ LLC मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंस। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स। दोनों में जो लायबिलिटी सेम होगी, लिमिटेड है, बट इन केस ऑफ LLC कितनी लायबिलिटी होती है। सपोज मेरे पास, मैं एक पार्टनर हूँ, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, उसका मैं लेट्स से उसे इंस्टॉलमेंट्स में उसका प्राइस मुझसे मांगा गया है, 1 कॉल 2 कॉल, ठीक है। तो सपोज मैंने 10 रुपए का एक शेयर है, 10 में से मेरे पास 500 शेयर है, 500 शेयर का 5 रुपए में दे चुकी हूँ, 5 रहता है, तो 500 शेयर का 5 रुपए कितना हुआ, 5 into 5 2500 रुपए। तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ इतनी रहेगी कि फ्यूचर में अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो 2500 रुपए का मेरे को लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो जितना अनपेड अमाउंट है मेरी तरफ से एक शेयर के ऊपर, या जितने मेरे पास शेयर्स हैं उन शेयर्स के ऊपर, उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं होगी। बट इन केस ऑफ LLP जितना अग्रीमेंट में डिसाइडेड है हर एक पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स का तो केस ही नहीं है, तो जितना अग्री करते हैं वो लोग उतनी उनकी लायबिलिटी होगी, जितना वो कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अग्री करते हैं, और अगर कुछ फ्रॉड होता है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD जिसको बोलते हैं, बट इन केस ऑफ LLP पार्टनर्स ही मैनेजमेंट करते हैं, पार्टनर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स ही सब कुछ करते हैं। मोटिव क्या है LLC का? देखो, एक कंपनी कोई भी फॉर्म कर सकता है जिसका काम पैसे कमाना है, या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी लोग अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, बट LLP सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आप बना सकते हो। अगर आपका चैरिटेबल पर्पस है तो उसके लिए आप LLP क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अ मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर मुझे अपने शेयर्स किसी और को देने हैं तो मैं उसे इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट LLP के केस में एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को चलना पड़ेगा। अगर आप कोई अपना इंटरेस्ट शेयर करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो किसी और को, जैसे मैं रिटायर होना चाहती हूँ, मैं अपना सारा का सारा काम अपनी पार्टनरशिप फर्म में सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो वो जो है उसके जो प्रोविजंस LLP एग्रीमेंट में लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें हो सकती है। अगर उसमें लिखा है कि हाँ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं तो मैं दे सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। सो माई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ LLP अग्रीमेंट। तो LLP अग्रीमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से चीज हो सकती है, उसके अलावा नहीं होगी।
कन्वर्जन, लिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। मैंने बताया था लिस्टेड पब्लिक कंपनी पहले अनलिस्ट होगी, उसके बाद एलएलपी में हो सकता है, सीधे डायरेक्ट एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट एलएलपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, किसी में भी वो हो सकती है। ठीक है। मीटिंग्स, मैंडेटरी फॉर मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स टू होल्ड मीटिंग। तो मीटिंग के केस में मैंने आपको बताया था इंटरनल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इंटरनल गवर्नेंस होगी। तो मेंबर्स को डिसाइड करना चाहिए कितनी मीटिंग। कंपनी के केस में कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि मेंबर्स कितनी मीटिंग करेंगे कम से कम, डायरेक्टर्स कितनी मीटिंग करेंगे कम से कम 1 साल में। लेकिन एलएलपी के केस में जब वो पार्टनर चाहें तब वो मीटिंग करें उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। एलएलपी एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन कंपनी एक्ट में ये लिखा हुआ है। ऑडिट, एलएलसी कंपनी के केस में ऑडिट इज कंपलसरी, एलएलपी के केस में डिपेंड करता है टर्नओवर पर और कंट्रीब्यूशन पे। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो ऑडिट जरूरी है, टर्नओवर कम है तो ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कितने टर्नओवर पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है जी। चलिए, तो 12:08 अभी हो चुके हैं, वी विल स्टार्ट एट 12:15।
चलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक विच इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। जब आप एक रजिस्ट्रार के पास कुछ रजिस्ट्रेशन करते हो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो टर्म है यूज होती है कंपनी के केस में और अब LLP के केस में भी, क्योंकि पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पे मैंडेटरी नहीं था कि आप उसे रजिस्टर करवाओ, ठीक है। बट इन केस ऑफ LLP इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर इट विद द रजिस्ट्रार। तो उस रजिस्ट्रेशन को जब आप रजिस्ट्रार के साथ कराते हो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन टर्म यूज होती है उस केस में जब रजिस्ट्रेशन के बाद एक चीज, एक उसकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, LLP को एक बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिलता है, तो वो कब मिलता है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं सिंपल रजिस्ट्रेशन नहीं, इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद उसे एक अलग आइडेंटिटी, लीगल पर्सन का स्टेटस मिल जाता है। तो इसलिए हम अलग टर्म यूज करते हैं विच इज इनकॉर्पोरेशन। तो सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे कि इसको अपनी कंपनी, अपने LLP को रजिस्टर करवाना, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये कैमरा फिर से काम नहीं कर रहा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट LLP का इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। So this is in this the sections related to incorporations are given in chapter 3। तो जो मैंने आपको बताया था 14 चैप्टर है, 81 सेक्शंस हैं। तो ये जो दे रखा है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो दे रखे हैं चैप्टर 3 में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। और चैप्टर 3 में सेक्शंस हैं 11 से लेके 21 तक, तो टोटल 12 सेक्शंस हैं ये जो रिलेटेड है इनकॉर्पोरेशन को लेकर। सो The process of incorporation has been made simpler recently with 2018 rules। तो 2018 से पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जो 2018 में और सिंपल कर दिया गया है, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकती है नई LLPs अपने आप को रजिस्ट्रार के साथ में, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये प्रोसेस है पूरा, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को साथ में आना पड़ेगा और उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर्स होंगे और कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। सो 2 और मोर पर्सन शुड कम टुगेदर टू एसोसिएट एज एन LLP। तो जिस चीज को बनानी है उन लोग को साथ में आना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, किस तरीके से कौन सा बिजनेस होना चाहिए सब करना पड़ेगा। और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम में से कौन से 2 लोग होंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक एटलीस्ट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले आपने लोग डिसाइड किए कौन कौन पार्टनर्स होंगे, कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। अब उसके बाद आप अपने नाम की अवेलेबिलिटी को चेक करोगे। जो भी अपने LLP को आप नाम देना चाहते हो, तो कहीं वो नाम ऑलरेडी किसी और फर्म ने तो नहीं ले रखा, किसी और कंपनी ने ले रखा हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा MCA के पोर्टल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे अपने आप को लॉगिन करोगे, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, अकाउंट खोलना है। उसके बाद लॉगिन करो और उस पर फिर आप देख सकते हो MCA के पोर्टल पे पूरा उनका डेटाबेस है कि आप जो भी नाम रखना चाहते हो उससे रिलेटेड है, उसके आसपास में कोई और कंपनी का नाम है कि नहीं है। तो कम से कम आपको ऐसे दो नाम आपको अपने चूज करके रखने जो अवेलेबल हों, ठीक है। तो 2 नाम कोई भी कम से कम जो अवेलेबल हैं जो आप रख सकते हो। अब वो आपने देख लिया कितने नाम, कौन आपका नाम अवेलेबल है कि नहीं। अब उसके बाद जो भी आपने चूज करा है उस नाम को रिजर्व करना है, मतलब उसे रजिस्टर करना है कि भैया ये हम अपनी LLP को नाम देना चाहते हैं। रिजर्वेशन के लिए देखो 2 तरीके हैं, या तो आप एक सॉफ्टवेयर या फिर एक वेब सर्विस है रन LLP, रिजर्व यूनिक नेम। रन का मतलब है रिजर्व यूनिक नेम। तो अपने आप नाम को, यूनिक नाम को रिजर्व करना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्म है रन LLP। मतलब एक वेब पेज ही खुल जाएगा रन LLP का, जैसे आप क्लिक करोगे और उस पर आप अपनी सारी डिटेल्स भरोगे और यहाँ पे आप कम से कम आपको 2 नाम आप दे सकते हो कि अगर ये एक फेल हो जाता है तो दूसरा नाम रजिस्ट्रार देगा, ठीक है, उसे डिसाइड कर लेगा। तो या तो ये एक रन LLP फॉर्म का तरीका है या फिर एक फिलिप फॉर्म है, उसको फिल करोगे, उसके साथ में और भी 2-3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप अपने नाम को रिजर्व कर सकते हो। और इसके बाद में सारे के सारे आप रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट भेजोगे, जिसमें LLP एग्रीमेंट भी होगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी होगा, सब्सक्राइबर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी LLP के उनकी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब सेटिस्फाइड हो जाएगा रजिस्ट्रार सब चीजों से, तो देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड। तो जिस डेट को ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, उस डेट से ही आपकी जो LLP है एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है। तो वही उसका बर्थ डेट हो जाएगा LLP का। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कैमरा चल जाए तो।
मैं एक बार रीजॉइन करके देखती हूँ फिर से। आप 2 मिनट रुको स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, चल गया। अच्छा, फिर से रुक गया। चुके हैं, तो अब कुछ प्रोविजन पढ़ते हैं नाम से रिलेटेड। द लास्ट वर्ड्स ऑफ एन LLP शुड हैव LLP और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज सफिक्स। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ काफी बार कि LLP के नाम के पीछे आपको LLP ऐड करवाना है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों में से आपकी चॉइस है, लेकिन होना जरूरी है कुछ ना कुछ, या तो LLP या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और उसके बाद है गाइडलाइंस रिगार्डिंग नेम फॉर प्रपोज्ड LLP। नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी। तो प्रपोज नाम जो भी आपका है, आपको जो भी आप नाम प्रपोज करना चाहते हो, उससे पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। तो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर LLP के साथ में आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर जैसे रिलायंस है या फिर एयरटेल है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और ही एयरटेलो कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट should not constitute an offense under any law and should not be undesirable। तो ऐसा भी कोई नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो या फिर एक ऑफेंस क्रिएट करता हो। जैसे कि ये हमारा जो बहुत सारी चीजों में ना आप महात्मा गांधी का नाम यूज नहीं कर सकते, मतलब ये लॉ इसे प्रोहिबिट करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को आप यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को आप यूज नहीं कर सकते जो कि ऑफेंसिव हो सकती हैं, किसी लॉ के खिलाफ हो सकती हैं, ठीक है। इट शुड नॉट गिव एन इंप्रेशन दैट इट इज एनी वे कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट यूज करती है बहुत सारी चीजों के पीछे अपना नाम पब्लिक होता है, या फिर नाम से पता लग जाता है कि शायद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस तरीके का नाम भी आप यूज नहीं कर सकते जिससे कि आइडिया लगे लोगों को, ये मिसपरसेप्शन जाए कि आप किसी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। इट शुड यूज वर्ड्स विच आर शुड नॉट यूज वर्ड्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। तो जैसे कि एम्बलम और नेम्स एक्ट में तो गिवन है स्पेसिफिकली कि कौन कौन से नामों को आप मेंशन नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हो, तो उन नामों को भी आप यूज नहीं कर सकते। एंड इट शुड नॉट यूज वर्ड सच एज बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अपना PPL खोलना चाहते हो, तो अगर आप उसके पीछे बैंक लगाना चाहते हो, तो आपको बैंक का जो रेगुलेटर है, कौन है बैंक का रेगुलेटर, RBI, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हो, इंश्योरेंस अपने नाम में लगाना चाहते हो, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, IRDA, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग इनके रेगुलेटर्स हैं, तो उनकी अथॉरिटी, उनसे अप्रूवल लेना जरूरी है अगर आप इस तरीके के कोई भी नाम ऐड करना चाहते हो अपने LLP के नाम के साथ, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाउ अब अपना नाम आप रिजर्व, आपने नाम चूज कर लिया, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर ली, अब आप देखोगे कि आप अपने नाम को किस तरीके से रिजर्व कर सकते हो। सो मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन ऑफ नेम कैन बी डन थ्रू आइदर रन LLP फॉर्म और फिलिप फॉर्म। दो तरीके के ना फॉर्म्स हैं, इनको आप सबमिट करके अपना नाम रिजर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले रन LLP के बारे में देखते हैं। रन LLP इज अ वेब सर्विस फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, दिस इज नेम, ठीक है। तो ये स्पेशली सिर्फ अपने नाम को रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वेब सर्विस स्टार्ट करी है। यूजर में एंटर अप टू 2 प्रपोज नेम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आप कम एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 नाम को आप इसमें डाल सकते हो। अगर एक कैंसिल होता है तो रजिस्ट्रार दूसरे नाम को आपका LLP का नाम डिसाइड कर लेगा, ठीक है। दिस में either be rejected or approved by the registrar।
तो या तो ये रिजेक्ट हो जाएगी दोनों नाम, या तो अप्रूव हो जाएंगे। दूसरा है फिलिप फॉर्म। सो नेम कैन बी रिजर्व थ्रू दिस फॉर्म फिलिप एंड ओनली वन नेम प्रपोजल इज अलाउड। तो सिर्फ एक ही नाम आप फिलिप फॉर्म में दे सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है फिलिप फॉर्म के साथ में। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। रन के केस में एक और यहाँ पे पॉइंट है, इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर देता है आपकी रन एप्लीकेशन को, सो रजिस्ट्रार विल अलाउ रीसबमिशन विद इन 15 डेज फॉर रेक्टिफिकेशन। और अगर आपने कोई गड़बड़ करी है तो आपको 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, नाउ द फिलिप फॉर्म। Name can be reserved through Philip form. Only one proposed name is allowed. An incorporation document and subscriber statement shall also be filed in this form. इस Philip form के साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने हैं, incorporation document और subscriber statement। ठीक है। After successful submission, SRN number, service request number shall be generated, which will be used in future correspondence with MCA. तो आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आपका SRN नंबर एक जनरेट हो जाएगा और इसको आपको हमेशा अपने पास रखना है। अगर आप MCA के साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, तो आप इस SRN नंबर की हेल्प से ही कर पाओगे। ठीक है। फॉर्म रन LLP और फिलिप फॉर्म विल बी प्रोसेस्ड बाय रजिस्ट्रार। तो ये जो आप सबमिट कर रहे हो, ये इनको देखने के लिए कौन है? रजिस्ट्रार है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में एक रजिस्ट्रार बैठा है, वो इन फॉर्म्स को चेक करेगा और टाइमली आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो CRC जो सेंटर खुला है स्पेशली सिर्फ रिजर्वेशन ऑफ नेम्स के लिए खुला है, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी स्पीडियर उस पर हो जाए। अप्रूवल और रिजेक्शन विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल। तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपके जो प्रपोज नाम है वो रिजर्व हो गए हैं या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। इन केस ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू इनकम्प्लीट और फॉल्टी इन्फॉर्मेशन, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आपने कुछ इनकम्प्लीट रखा है, तो आपको कुछ टाइम मिलेगा 15 दिनों का, जिसमें आप उसको कर अपनी जो भी गलती है उसे ठीक कर सकते हो और उसे दोबारा से रीसबमिट कर सकते हो। तो ये है रिजर्वेशन ऑफ नेम। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप अपने नाम को MCA की साइट पे जाके रिजर्व कर सकते हो। ठीक है। नाउ अगर बाद में आपने जो भी अपना नाम दिया है उसके बाद आप उसे चेंज कराना चाहो तो किस तरीके से होगा? चेंज ऑफ नेम, तो इसके देखो 3 तरीके हैं। पहला तो जब आप चेंज कराना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से कराना चाहते हो, पार्टनर्स अपनी मर्जी से उसे नाम चेंज कराना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि LLP ये जो भी LLP अपना नाम चेंज करे, या फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो वॉलंटरी के केस में यू हैव टू फिल अ फॉर्म नंबर 5 विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको अपना नाम चेंज कराने के लिए सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। फॉर्म 5 को आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है। और अगर ये तब है जब आप जो पार्टनर जो वॉलंटरीली इस चीज के लिए अग्री करते हो। ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है तो उस डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर भी आपको अपना नाम चेंज करना है, ये जरूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो टाइमली, तो देखो क्या पेनल्टी है। पेनल्टी ऑफ ₹10,000 to 5 लाख रुपीज ऑन LLP एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो 10,000 से 1 लाख रुपए तक है। मैंने जैसे आपको बताया था, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का क्या काम है? लीगल कंप्लायंस के लिए वो स्पेशली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बाकी पार्टनर्स नहीं। ठीक है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए ऊपर अलग से ये पेनल्टी लगेगी, या तो 10,000 या फिर वो 1 लाख रुपए तक जा सकती है। ऑन डायरेक्शन विद रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार ये कहता है कि भैया तुम्हें अपना नाम चेंज करना है, ये वाला नाम किसी और कंपनी को चाहिए या किसी LLP को चाहिए या कहीं और रिक्वायर्ड है, या फिर ये वाला नाम आपको बस चेंज करना है, कोई भी रीजन वो ना दे, तब भी आपके पास ये आपको अपना नाम वो चेंज करना पड़ेगा। सो इट इज गिवन, this direction is given by the registrar on request by another entity received by ROC within 24 months of registration of LLP। तो 24 महीने के अंदर अगर कोई और रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमें नाम चाहिए, तो रजिस्ट्रार को अगर वो सही लगता है तो रजिस्ट्रार आपको डायरेक्शन दे सकता है कि भैया अपना नाम चेंज करो। ठीक है जी।
पब्लिकेशन ऑफ नेम। तो ये जो प्रोविजन है ये तब यूज होगा जब आप अपना कंपनी का नाम, अपनी एलएलपी का नाम अगर आप यूज कर रहे हैं किन्हीं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, किसी के साथ अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हो कॉरेस्पॉन्डेंस में, मतलब कोई भी लीगल पेपर जो होगा आपकी फर्म का, उसमें आपको अपना नाम पब्लिश करना है। और क्या क्या और पब्लिश होगा वो प्रोविजन है इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा है इसमें। Every LLP is required to publish the following on its invoices। जो भी इसके सारे बिल्स होंगे वहां पे अपनी कंपनी का नाम होगा। जो भी इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, अगर ये किसी से बातें कर रहे हैं पेपर वर्क में तब भी, और कोई भी अगर ये कंपनी LLP पब्लिश करती है कुछ, तो वहां पर भी क्या क्या होगा, नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ LLP, LLPIN बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स होंगी उस पेपर पे। एंड a statement that it is registered with limited liability। तो एक स्टेटमेंट भी होगी कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। उसके बाद है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। और अगर यहाँ पे इस प्रोविजन में कोई डील होती है तो, या कुछ गड़बड़ होती है, कोई चीज आपने मिसिंग कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, if above stated provisions are contravened then the fine of ₹2000 and it can extend up to 25,000। तो 2000 से आपके ऊपर फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रावेंशन है तो 25,000 तक इसका फाइन जा सकता है, ठीक है। नाउ डॉक्यूमेंट्स टू फाइल विद रजिस्ट्रार। तो एक रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने नाम अपना रिजर्व करवा ले, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्राइबर्स स्टेटमेंट, उसके बाद है LLP अग्रीमेंट, उसके बाद है प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं अपने नाम के साथ में या फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद में, ठीक है। तो आप देखो स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एवरी LLP हैज टू प्रिपेयर इट। तो जब भी आप LLP रजिस्टर करवाओगे तो आपके पास ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ अ फी। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास रहेगा और आप कभी भी, कोई भी पब्लिक का बंदा जाके उसे इंस्पेक्ट कर सकता है एक नॉमिनल से फीस देके। तो ये पब्लिक डोमेन में ओपन होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है कि एक ये सारा रिलेटेड इसमें 4 चीजें होंगी कि क्या फर्म है, क्या उसका फंक्शन होने वाला है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, सो क्या उनका बिजनेस होने वाला है, कहाँ उनका ऑफिस है, ये सब कुछ। सो इट शेल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो फॉर्म गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, रजिस्ट्रार प्रिस्क्राइब करेगा, उसी फॉर्म में आपको ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें होगा क्या क्या, इट शेल स्टेट नेम ऑफ LLP, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर टू बी पार्टनर्स और इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चूज करें उनका नाम और एड्रेस, और इसके अलावा वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रजिस्ट्रार आपको बोलेगा जो भी इस फॉर्म में मांगी जाएंगी, ठीक है। तो मेनली यही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। A statement shall also be filed with the incorporation document। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को, और वो स्टेटमेंट क्या है, stating all the requirements and rules precedent to incorporation have been complied with। बेसिकली आप ये मान रहे हो, ये एक्नॉलेजमेंट दे देते हो अपनी तरफ से कि इससे पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी लीगल चीजें हैं वो हमने सारी की सारी फॉलो करी हैं, ठीक है। और इट हैज टू बी साइंड बाय ईदर एन एडवोकेट, कोई लॉयर उसे साइन करेगा, या कोई CS कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी फॉर्म से रिलेटेड है। तब ये जाके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होगा। और अगर इसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है, मतलब कोई भी पार्टनर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है या उसे लगता है कि कोई और दे रहा है और उसे पता है उस चीज का, उसे छुपा रहा है, तो उस केस में फाइन होगा 10,000 से लेके 5 लाख तक। मतलब देख रहे हो आप लिमिट रेंज देख रहे हो, 10,000 कहाँ 10,000 कहाँ 5 लाख। तो आपका जितना आपकी कॉन्ट्रावेंशन बढ़ता जाएगा, जितना आपने ज्यादा बड़ा धोखा करा है, उतना ही ज्यादा आपका फाइन का अमाउंट हो जाएगा और आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो आपका सबमिट होगा। अब उसके बाद है एक LLP अग्रीमेंट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। LLP अग्रीमेंट क्या है, वो अग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होगा, विच विल डिफाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स।
ठीक है, सो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इट डिटर्मिन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड इट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है विच विल डिफाइन किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं और क्या क्या अग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में। तो ये सब कुछ होगा आपके एलएलपी अग्रीमेंट में। तो ये भी एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ठीक है, it is to be filed with the ROC within 30 days of incorporation। देखो ये इनकॉर्पोरेशन का जब आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है तो उसके 30 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे जब आपने नाम अपना रिजर्व करा तब सबमिट करना है। तो आपके पास 30 दिनों का टाइम है। ठीक है, तो आप ये 30 दिनों के अंदर ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट कर सकते हो। कंटेंट्स ऑफ एलएलपी। अब एलएलपी में देखो होता क्या है, आपकी एलएलपी का नाम, आपकी पार्टनरशिप का क्या नाम है, आपके सारे पार्टनर्स का और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, कितना कितना किसका कंट्रीब्यूशन है, उस पे किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, किसको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, एडमिशन के केस पे क्या होगा, रेजिग्नेशन के केस पे क्या होगा, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सपल्शन, किसको रिमूव कर दिया आपने, सस्पेंड कर दिया, उस केस में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन है अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी पे तो क्या है, क्या आपका बिजनेस है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एलएलपी इफ एनी। तो अगर आप एलएलपी किसी एक टाइम के लिए खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो उसकी क्या ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको डिफाइन करना है। और लास्ट पॉइंट इज रूल्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर क्या क्या रूल्स हैं, जिस तरीके से आप उसे गवर्न करोगे, चलाओगे अपनी फर्म को, एवरीथिंग यू हैव टू डिफाइन इन द एलएलपी अग्रीमेंट। तो ये वाला डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी अग्रीमेंट और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जो लोग भी एक ऑफिशियल ग्रुप है, जो लोग भी उस ग्रुप में एडेड नहीं है, ठीक है, वो लोग मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को वो लिंक शेयर कर दूंगी और उस लिंक से आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में, बिजनेस लॉ का जो एक ऑफिशियल ग्रुप है उसमें एडेड नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और उसके बाद मैं आपको उसमें लिंक शेयर कर दूंगी और उसके बाद आप उस ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, anonymous, देखो आप आर वी सपोज टू लर्न फ्रॉम स्टडी मटेरियल और सम अदर अनदर रेफरेंस बुक। देखो आपको रेफरेंस बुक तो चाहिए, स्टडी मटेरियल में बहुत ही लिमिटेड आपको डेटा या फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही लिमिटेड होती है स्टडी मटेरियल में जो आपको एसएल से मिलता है। तो इट्स बेटर टू बाय अ रेफरेंस बुक और आप उसी से पढ़ो क्योंकि उसमें अच्छे से एग्जांपल्स होते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ना समझना आसान हो जाता है। तो रेफरेंस बुक आपको लेनी पड़ेगी एनोनिमस। ठीक है, सिर्फ स्टडी मटेरियल, एसएल की स्टडी मटेरियल से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अंशिका, देखो एग्जाम का सिलेबस वही है जो हम कर रहे हैं आपके इसमें। देखो अभी हम जो है फोर्थ टॉपिक कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट। हम आपकी 5 यूनिट है टोटल। फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद है आपका ये वाला अभी जो हम कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और लास्ट टॉपिक होगा आपका आईटी एक्ट। ठीक है, तो ये 5 यूनिट है जो आपका सिलेबस है। तो आपका पूरी बुक ही आपका सिलेबस है। जो भी बच्चे रह गए हैं, ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं, वो लोग मुझे अपना व्हाट्सएप पर अपना मैसेज दे दो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, एनोनिमस, देखो मैट जो होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, ये कंपनी के केस में लगता है। और कंपनी के अलावा अगर हम मैट किसी भी और केस में लगाते हैं, जैसे एलएलपी कंपनी नहीं है, तो वहां पे हम एएमटी टर्म यूज करते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स सिर्फ कंपनी के केस में, और उसका नाम चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है एएमटी किसी और केस में। ठीक है, ये चैप्टर सोल बुक में नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस है आपका, यही आपको फॉलो करना है।
लिस्टेड कंपनी वो होती है कीमती जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टेड है, मतलब जो जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर सेल और परचेज करूं, मैं कोई शेयर होल्डर नहीं हूं किसी कंपनी की, लेकिन मैं सेल परचेज करना चाहती हूँ, तो मैं लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को परचेज और सेल कर सकती हूँ। स्टॉक एक्सचेंज पे जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो पब्लिक कंपनी है, जो शेयर से जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिनको बाय और सेल नहीं कर सकते आप शेयर्स को फ्रीली, वो होती है अनलिस्टेड कंपनी। श्रेया, ये वाली पीडीएफ जो है, ये जो पीपीटीज हैं वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं, जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप है आपका ऑफिशियल, और अगर आप उसमें एडेड नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो कॉन्सेप्ट है देवांशी गुप्ता, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वहां पे एक टॉपिक ही आपका पार्टनर्स के ऊपर, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ। आप 10 पार्टनर्स हो, आपने 10 लोगों ने मिलकर एक एलएलपी ज्वाइन करी, उसमें से कम 2 लोगों को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम देना है। अब अगर कोई भी लीगल कंप्लायंस नहीं होता, मतलब लीगल लॉ कहता है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, अगर आप नहीं करते, कोई भी लॉ वाला काम में गलती करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। तो लीगल कंप्लायंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल में एलएलपी, यस जैन, एलएलपी का टॉपिक नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको रेफरेंस बुक लेनी है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है एसएल की साइट पे वो आउटडेटेड है। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स, लेना और देना, कीमती, ठीक है। एलएलपी अग्रीमेंट सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए होता है, और जो पार्टनरशिप डीड है वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप डीड है, मतलब आप दोनों कह सकते हो कि दोनों सेम है। ये देखो मैं आपके साथ में यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ, ये जो लिंक है आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड हो जाओगे, जो भी ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अब मिलेंगे परसों संडे को, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी।